हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्ज़ाम पॉइंट पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वास्तविक संख्या के अंतर्गत आने वाली कुछ संख्याओं के बारे में हमने बता दिया था। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उसके अंतर्गत जो जो संख्याएं आती हैं, तो उसके अगले क्रम में आज हम क्या जानने वाले हैं, सहअभाज्य संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इनके बारे में जानेंगे। और भी संख्याएं होती हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं उसको जानिए। देखिए, सहअभाज्य में ही अभाज्य संख्या भी आ रहा है। तो देखिए, अभाज्य क्या होता है, जैसे अगर हम 2 की बात करें तो 2 1 से कट सकता है और 2 से। तो ऐसी संख्याएं जिनका 1 और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता, या फिर ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं से विभाजित होती हैं, वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं सहअभाज्य संख्या की। तो अगर सहअभाज्य संख्या की बात है, सहअभाज्य संख्या, तो इसमें 2 संख्याएं होंगी। सह का मतलब साथ। तो जैसे 2 व 3, 2 व 3 सहअभाज्य होंगे। अब जानिए कैसे। अगर 2 संख्या है तो उसमें कोई कॉमन वैल्यू नहीं होना चाहिए इनके गुणनखंड में। तो बताइए, 2 का गुणनखंड करेंगे तो 1 और 2 आएगा, 3 का गुणनखंड करेंगे 1 और 3। तो 1 तो सबके पास होता है गुणनखंड में, इसलिए 1 की गिनती नहीं होती है। तो इसका मतलब 2 और 3 क्या है, सहअभाज्य संख्या है। देखिए, ऐसी 2 संख्याएं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, वे दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। समझ में आ गया। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे 4 व 15, ये दोनों क्या है, सहअभाज्य। इनका गुणनखंड कीजिए, इनका गुणनखंड कीजिए, कोई कॉमन वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। जैसे 9 व 16 हो गया, अगर इन दोनों का गुणनखंड करेंगे तो कोई वैल्यू आपका कॉमन नहीं होगा, यानी 9 व 16 क्या है, सहअभाज्य संख्या है। और देखिए, 80 व 81 हो गया, 2 व 5 हो गया, 13 व 12 हो गया। तो ये दोनों संख्याएं क्या हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा सहअभाज्य संख्या को लेकर के जो है आपके दिमाग में। फिर से सुन लीजिए कि सहअभाज्य संख्याएं क्या है, ऐसी 2 संख्याएं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, वे दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगली संख्या है जो हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, यानी रेशनल नंबर की अब हम बात करेंगे। तो रेशनल नंबर यानी अंश बटे हर। किसी भी संख्या को अगर आप अंश बटे हर के रूप में लिख लें या p/q के रूप में लिख लें तो वो एक परिमेय संख्या हो जाती है। उसमें भी कुछ शर्त होता है। शर्त ये है कि कोई भी संख्या अगर p/q के रूप में लिखते हैं और जहाँ q का मान कभी 0 न हो, p व q एक क्या होने चाहिए, पूर्णांक। p व q एक पूर्णांक हो, p व q एक क्या होनी चाहिए, पूर्णांक हो। ये शर्त होता है किसी भी परिमेय संख्या के होने के लिए। यानी ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें जहां p व q एक पूर्णांक हो, जिसमें q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें 2, तो 2 को हम बटे 1 लिख सकते हैं, तो 2 1 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स मैं बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल जैसे अगर लेना है तो काफ़ी एग्जाम्पल होंगे। 22/7 जैसे हो गया, 3.14 हो गया, और आपका 0 हो गया, ठीक है, 2.234 हो गया, 1/25 हो गया, ठीक है। और भी जैसे आगे √225 हो गया। ऐसे आपके बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे इत्यादि, ठीक। ये तो परिमेय संख्या अब आपको समझ में आ गया। जिस संख्या को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, जहां हर का मान कभी 0 ना हो, जिसमें p व q एक पूर्णांक हो, तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है।
जैसे आपका एग्जाम्पल में 2 हो गया, 2 को हम बटे 1 लगा करके परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो आपका ये परिमेय संख्या हो गया। 22 बटे 7 भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो हम अंश बटे हर को देख रहे हैं। जैसे अगर हम 3.14 की बात करें तो यह भी एक परिमेय संख्या को प्रदर्शित करेगा। जैसे 314 बटा 100 लिख सकते हैं इसे, और इसको भी हम डेसिमल से आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी एक भिन्न में आ जाएगा, परिमेय संख्या में आ जाएगा। ये रूट से बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा, यानी ये सभी संख्याएं क्या है? एक परिमेय संख्या को प्रदर्शित करती हैं। अब जो है अगला डिफिनीशन है आपका अपरिमेय संख्या। अब जैसे अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो परिमेय संख्या नहीं है वही अपरिमेय संख्या है। इसका छोटा सा डिफिनीशन है, जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। जैसे अगर हम अपरिमेय संख्या की बात कर रहे हैं तो अपरिमेय संख्या में आपका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट हो जाएगा जिसे हम अंश बटे हर के रूप में न लिख सकें। जैसे कुछ एग्जाम्पल प्रदर्शित करता हूं मैं आपके सामने। √2 और आपका जैसे हो गया पाई, ठीक है, ये सब क्या है? √3, √6, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर हम इन्हें सॉल्व करके निकालें, इसका जो है स्क्वायर रूट फाइंड करें भाग विधि द्वारा या कैलकुलेटर के द्वारा अगर हम निकालें तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। पॉइंट के बाद बहुत से अंक आएंगे, अंत ही नहीं होगा। जब अंत ही नहीं होगा तो उसको हम डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे। पाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, 3.14 के बाद बहुत सारे अंक आते हैं, तो इसका भी मान जो है परिमेय संख्या में नहीं लिखा जा सकता है इसे। तो इसका मान भी जैसे जो दशमलव के बाद जो आता है बहुत सारे अंक आते हैं, इसलिए ये भी किस में चला जाता है? अपरिमेय संख्या में। √3 की बात है, √6 की बात है, जितने भी वैल्यू है रूट के अंदर वो अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या फिर और अगर बाहर वैल्यू नहीं निकल पाते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर कोई भी वैल्यू रूट से बाहर नहीं आ पाता है तो वो आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये तीनों आपका डेफिनेशन पूरा क्लियर हो गया। और आप कंफ्यूजन मत होइएगा, बहुत सारे लड़के कंफ्यूज होते हैं कि जैसे 0 में कंफ्यूज होते हैं 22 बटे 7 और 3.14 होता है, पाई होता है। ठीक है, तो अब देखो मैं बता रहा हूँ, ये 0 यहाँ से लेके यहाँ तक ये सभी क्या है? परिमेय है। ये सभी परिमेय संख्या है, ये सभी परिमेय संख्या है, और जबकि ये अपरिमेय संख्या है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके माइंड में, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में कि पाई क्या है, 0, 22 बटे 7, 3.14 ये सब क्या है। तो ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है, और ये क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में अगर इस तरह का आ जाए 1 + √2 या 1/√2 या फिर किसी भी तरह का 1 - √3 या 2 यहाँ पर 3 आ गया, √3 आ गया। तो ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है आपका। इसे हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी यह एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं हम लोग अगले डिफिनीशन की ओर। ये आपका तीनों डिफिनीशन क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग अब अगला डिफिनीशन क्या है। ठीक है, अगली संख्या है पूर्णकालिक संख्या, परफेक्ट नंबर्स। इस संख्या के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। तो देखिए ध्यान से, पूर्णकालिक संख्या क्या होता है, क्योंकि छोटी क्लास में इन सब के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, एक कंपटीशन लेवल पर होता है आपका। जैसे इसका मतलब क्या होता है? यदि किसी संख्या n, कोई संख्या हो गया जैसे n हो गया, यानी कोई भी संख्या हो सकती है, कि सभी भाजकों का योग, अगर कोई संख्या है तो उसका गुणनखंड तो होगा ही या भाजक तो होगा ही, n को छोड़कर, यानी उस संख्या को छोड़कर दिए गए संख्या n के बराबर हो तो ऐसी संख्या को पूर्णकालिक संख्या कहते हैं। मैं यहाँ बता रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल में 6 हो गया, 6 के भाजक क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, यानी 6 को डिवाइड कौन कौन कर सकता है? 1, 2, 3, स्वयं को छोड़कर सभी भाजकों का योग उसी के बराबर होगा। तो यही चीज़ यहाँ लिखा गया है, n के सभी भाजकों का योग, उसका जितना भी भाजक होगा उसका योग करो, उसको छोड़ करके।
तो n के बराबर आ जाएगा। जब भाजक का योग करेंगे आप तो उसी के बराबर आ जाएगा, n के बराबर। तो ऐसी संख्या को पूर्णकालिक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर 6 है, अगर हम 6 का गुणनखंड करें तो 1 होगा, या भाजक कौन कौन होगा, 1 2 3 स्वयं को छोड़कर। अब देखेंगे आप इनका योगफल 6 आएगा, 1 + 2 + 3 बराबर कितना, 6। यानी 6 एक परफेक्ट नंबर हुआ, यानी इनके सभी भाजकों का योग कितना है, स्वयं के बराबर। और जब योग करें तो स्वयं को छोड़ें भाजक में, क्योंकि 6 से डिवाइड हो सकता है लेकिन स्वयं को लेना नहीं है। जैसे 28 आ गया, 28 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 2 4 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया, और आपका स्वयं को तो छोड़ देना है बस। अब इनका अगर आप योग करें 1 + 2 + 4 + 7 + 14 तो ये कितना हो गया, 14 और 7 कितना हो गया आपका, 21 हो गया। 21 4 25, 2 27 और 1 28। देखिए आ गया ना। यानी कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जिनका भाजक निकालने के बाद उनका योग कीजिए। जब भाजक निकाले तो स्वयं को छोड़ देना है योग करते समय, तो उनका योगफल उसी संख्या के बराबर ही आ जाएगा। तो वो एक संख्या परफेक्ट संख्या यानी परफेक्ट नंबर हो जाती है। जैसे आपका 496 है, 496 खंड करो, या फिर 81 28 का खंड करो, तो इसके जितने भी भाजक होंगे उनका योग करिए। मतलब जब भाजक लिखें तो स्वयं को छोड़ दीजिएगा, जब उनका योगफल करोगे तो उसी संख्या के ही बराबर आ जाएगा, यानी वह संख्या एक परफेक्ट नंबर या पूर्णकालिक संख्या हो जाएगी। ये बहुत खास मतलब डिफिनीसन है, जान लीजिएगा इसको अच्छे से। ये एग्ज़ाम में कभी ये पूछ लिया जाता है यहाँ से क्वेश्चन बना के कि दिए गए विकल्पों में कौन एक परफेक्ट नंबर है, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है। अब इसी में एक और ख़ास बात क्या होती है, ख़ास बात ये है कि जैसे यदि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यदि होता है, ये खास बात है, इसको आप इम्पॉर्टेंट में ले सकते हैं। ये यदि n एक पूर्णकालिक संख्या है तो स्वयं सहित सभी भाजकों के विलोम का योग सदैव 2 होता है। मैं यहाँ पर आपको चेक करा रहा हूँ। जैसे अगर हम 6 की बात करें, ठीक है, तो 6 एक क्या है, पूर्णकालिक संख्या है। मैं अभी 2 एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट कराता हूँ। 6 क्या है, एक पूर्णकालिक संख्या, तो 6 का क्या गुणनखंड होता है, या इसके भाजक 1 2 3। हमने यहाँ लिखा स्वयं सहित, तो यहाँ 6। ठीक है, तो इनके विलोम का योग करना, 1 का विलोम 1/1, 2 का विलोम 1/2, 3 का विलोम 1/3, 6 का विलोम 1/6। तो इनका योग करिए आप। जब आप इनका योग करेंगे तो देखेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। चलो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 3 + 2 + 1, तो 6 3 9 2 11 1 12/6 कट गया, कितना आ गया, 2। ये हो गया। अगर हम अगली संख्या कितना रहे, 14, कितना था 28। 28 भी एक क्या है आपका परफेक्ट नंबर है, तो इसका सभी भाजक लिखो, 1 2 4 7 14 और कितना 28। तो पहले इनका विलोम कीजिए स्वयं सहित, यानी यहाँ पर लेना है आपको, तो 1/1 सभी का व्युत्क्रम लिखा जाएगा। यहाँ 1/4 1/7, चलो योग कर दे रहे हैं सबका, 7 1/14 + 1/28। तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम 28 आएगा। फिर इसके बाद जब इसे हल करेंगे तो यहाँ 28, फिर कितना मिलेगा, यहाँ पर 14 प्लस कितना 7, फिर 4, फिर 2, फिर 1। तो चलिए 28 और 14 कितना हो जाएगा, 42, 42 और 7 49, 4 53, 2 55 और 1 56 बटे कितना 28, कट गया, कितना आ गया 2।
तो आपने देखा यदि कोई संख्या पूर्णकालिक संख्या है तो उसके सभी भाजकों का योग स्वयं सहित 2 होगा। सभी भाजकों के विलोम का योग स्वयं सहित कितना होगा? 2 होगा। यहाँ हमने लिख दिया है यदि n एक पूर्णकालिक संख्या है तो स्वयं सहित सभी भाजकों के विलोम का योग 2 होता है और कुछ नहीं होता है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ऐसी संख्या दे देता है तो आप बिना हल किए बता सकते हैं उसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। बस आपको याद रखना होगा कि ये एक परफेक्ट नंबर है। अगर वह एक परफेक्ट नंबर है तो स्वयं सहित सभी भाजकों के विलोम का योग कितना होगा? 2 होगा। इतनी जानकारी क्लियर हो गई। अब जो आपका डेफिनेशन में देखा जाता है वो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन सभी क्लियर हो चुके हैं। अब जैसे अगर हम क्रमागत संख्या की बात करें, क्रमागत संख्याएं में जैसे धनात्मक क्रमागत संख्या हो गया, क्रमागत ऋणात्मक संख्या हो गया, या क्रमागत ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ठीक है, और क्रमागत सम संख्या हो गया, क्रमागत विषम संख्या हो गया। चलिए उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसके बाद ये संख्या आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको। अगर क्रमागत संख्या की बात करें तो क्रमागत संख्याओं में उसमें एक क्रम होगा, वह क्रम आपका सम संख्या का हो सकता है, विषम संख्या का हो सकता है, धन पूर्णांकों का हो सकता है, ऋण पूर्णांकों का हो सकता है। तो ये सब क्या है? क्रमागत संख्याएं हैं। जैसे अगर हम क्रमागत धन पूर्णांक की बात करें, क्रमागत धन पूर्णांक, तो क्या होगा? 1 2 3 4 कहाँ तक? अनंत तक, ठीक है। और उसके बाद अगर हम क्रमागत ऋण पूर्णांक की बात करें तो क्रमागत ऋण पूर्णांक में आपका आता है जैसे -8 हो गया, -7 हो गया, ऐसे -3 -2 -1, और तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो आपका संख्या परिमित भी हो सकता है, अगर हम चाहें तो अनंत तक ले सकते हैं इसको। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कैसी संख्याएं हैं? क्रमागत धन पूर्णांक वाली संख्याएं हैं, ठीक है। अगर हम इसी में और आगे इसको बढ़ाना चाहें तो जैसे क्रमागत सम संख्या हो सकता है, क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं आपकी? जैसे 2 4 6 8, ऐसे आपका 50 100, जितना आप लेना चाहें, अनंत तक भी आप ले सकते हैं। तो ये क्रमागत सम संख्याएं हो गई। क्रमागत संख्याएं में जैसे क्रम से आने वाली संख्याएं, यानी क्रम से आने वाली संख्याएं क्या होती हैं? क्रमागत संख्याएं होती हैं। जैसे आपका ये हो गया, ठीक है। अब संख्या इतनी जितने हमने चर्चा की वो इम्पॉर्टेंट था आपका, और भी अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे वर्ग संख्या हो गया, घन संख्या हो गया, तो ये सब तो आप बनाएंगे तो बनता चला जाएगा। तो जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन था हमने इसको पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। अब मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए कोई संख्या है, इसको मैं मिटा दूँ पहले, ठीक है। अगर कोई संख्या है, अगर हम उसमें 0 से भाग लगाएं, किससे भाग लगाएं? 0 से भाग लगाएं। अगर आप 0 से भाग लगाते हैं तो देखिए क्या आएगा। जैसे मान लीजिए एक संख्या है a, इसमें अगर हम 0 से भाग दिए तो बताइए आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? इनफाइनाइट, अनंत मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? अनंत मिलेगा, अपरिभाषित। यानी किसी संख्या में अगर आप 0 से भाग देते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? अपरिभाषित, अनडिफाइंड वैल्यू, यानी जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। जैसे a/0, a यहाँ क्या है? वास्तविक संख्या। a क्या है आपका? वास्तविक संख्या है। कोई भी संख्या हो सकती है। जब किसी संख्या में आप 0 से भाग लगाते हैं तो उत्तर आपको क्या मिलेगा? अनंत मिलेगा या अपरिभाषित मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम होते हैं। और यहाँ पर चलिए मैं लिख देता हूँ, अनंत बोले या फिर अपरिभाषित, अपरिभाषित, या
इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ये इतना आपका जानकारी योग्य है। तो देखिए, जैसे अगर किसी संख्या हम 0 से भाग देंगे तो आपको उत्तर क्या मिलेगा? 0। अगर हम कहें बताइए 2/0 क्या होगा? इनफाइनाइट। 10/0 क्या होगा? इनफाइनाइट। -2/0 क्या होगा? इनफाइनाइट। यानी अगर हर में 0 आ गया तो उत्तर आपको क्या मिलेगा? इनफाइनाइट। हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी हर में 0 हो तो उसका उत्तर हमें क्या मिलेगा? इनफाइनाइट मिलेगा। ये आपका एक पॉइंट हो गया जो इम्पॉर्टेंट है आपका। दूसरी बात, 0/a तो आपको क्या मिलेगा? 0। क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। यानी अगर 0 में किसी भी संख्या से आप भाग दें तो उत्तर आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। जैसे आ गया 0/2 क्या मिलेगा? 0। 0/x क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और आपका हो सकता है जैसे 0/1000 0 मिलेगा। -0/-10 क्या मिलेगा? 0। यानी 0 में किसी संख्या से भाग देने पर उत्तर 0 और 0 से किसी संख्या में भाग देने पर उत्तर इनफाइनाइट मिलता है आपको। अगर हम यहाँ पर क्या करें, 0/0 कर दें, 0/0 तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? अनंत। फिर आपको अनंत मिलेगा। तो एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। यदि हम किसी भी संख्या में 0 से भाग दे दें तो उत्तर आपको क्या मिलेगा? अनंत मिलेगा। किसी भी हालत में देखिए, यहाँ पर भी हर में 0 था, यहाँ पर भी हर में 0 था, और दोनों कंडीशन में आपको उत्तर क्या मिला है? अनंत मिला है। यहाँ पर आपको क्या मिला है? 0। तो ये तीनों जो है बहुत ही खास लाइन है, इसको आप याद रखिएगा हमेशा, 0 वाला कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, नई चीज़ें होंगी, नई ऊर्जा के साथ। और आज का वीडियो जैसा भी लगा होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं जो इस चैनल के बारे में अभी नहीं जानते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।